आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कमेंट करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। चैप्टर 2400 बंदरों का असर 1। इस समय प्रोफेसर लियोनार्डो दा विंची एक खास मिश्र धातु से बने धातु के मेज पर बैठे थे। दोनों हाथों से ठुड्डी टिकाए, आंखों में चमकती हुई बुद्धिमत्ता। उन्होंने धीरे धीरे, भारी और गहरी आवाज में पूछा, झांगी, क्या तुमने 100 बंदरों का असर के बारे में सुना है? झांग ई ने हल्का सा भौहें सिकोड़कर सोचा, फिर सिर हिला दिया। प्रोफेसर ने हल्की सी मुस्कान के साथ हवा में पेन घुमाते हुए कहा, 100 बंदरों का असर पिछली सदी का एक मनोविज्ञान और सामूहिक चेतना का प्रयोग है। वैज्ञानिकों ने एक सुनसान द्वीप पर बंदरों के एक समूह को देखा था। वहां उन्होंने एक बंदर को सिखाया कि शकरकंद कैसे धोकर खाया जाता है। कमाल की बात यह है कि जब सवा बंदर भी ये तरीका सीख गया, तो वे बंदर जो उस द्वीप पर थे ही नहीं, जिन्होंने उस समूह को कभी देखा भी नहीं, उन्होंने भी अपने आप वही व्यवहार अपनाना शुरू कर दिया। वो थोड़ा रुके, आंखों में एक गहरी चमक। उसी क्षण पहली बार इंसान को शक हुआ कि चेतना, या कहें सामूहिक अवचेतन, किसी गहरे स्तर पर आपस में जुड़ा होता है। ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समय और स्थान से परे मन का सामूहिक कंपन है। ब्रायन हंसकर बोला, तो प्रोफेसर, मतलब हमारे दिमाग एक दूसरे से वाईफाई शेयर कर रहे हैं? प्रोफेसर ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन इसे नकारा भी नहीं। किसी हद तक हां, ऐसा ही है। उन्होंने मेज पर उंगली थपथपाई। तुरंत प्रोजेक्शन सिस्टम जल उठा और इंसानी दिमाग का 3D मॉडल सामने आ गया, जहां न्यूरॉन तारे की तरह चमक रहे थे। सोचो, इंसान भ्रूण प्रयोग कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसे ईथर के टुकड़े मिल जाए, जो कि बहुत ऊंचे आयाम की मानसिक ऊर्जा है और ब्रह्मांडीय चेतना के प्रति प्रवाह से बनती है। अगर ये ऊर्जा मानव जीन से जुड़ जाए, तो इंसान सुपर पावर पा सकता है और ऊंचे आध्यात्मिक आयामों तक पहुंच सकता है। झांग ई की आंखों में उत्सुकता चमकी। मतलब, भ्रूण पर बड़े पैमाने पर प्रयोग करने से पूरी मानवता प्रभावित होगी? बिल्कुल सही। प्रोफेसर ने चश्मा ठीक किया, आवाज धीमी और गहरी हो गई। जब भी कोई समूह जीवन, आत्मा और चेतना के उच्च आयामी हस्तक्षेप में शामिल होता है, तो उससे सामूहिक अवचेतन में हलचल पैदा होती है। देश अलग हो, लोग अलग हो, एक दूसरे को जानते भी न हो, फिर भी उनके दिमाग, भावनाएं और सपने एक ही क्वांटम चेतना समुद्र में तरंगे पैदा करते हैं। झांग ई ने ठुड्डी पकड़ी। तो मतलब, ये सारे भ्रूण प्रयोग ऐसे हैं जैसे किसी ने इंसानी दिमाग में वायरस कोड डाल दिया हो? प्रोफेसर ने गंभीरता से सिर हिलाया। हां, सिर्फ कुछ हजार भ्रूणों की ऊर्जातरंगे भी अनजाने में पूरी मानव जाति की मानसिक तरंगों को बदल सकती है। लोगों के डरावने सपने, भ्रम, हिंसक आवेग और सुपर पावर की जागृति, ये सब इसी हस्तक्षेप से जुड़े हो सकते हैं। ये सुनकर झोंकेर झट से बोली, तो क्या इसका मतलब है कि इंसान खुद अपनी बनाई हुई चीजों से प्रदूषित हो चुका है? प्रदूषित? प्रोफेसर हल्का सा हंसे। इसे प्रदूषण मत कहो, इसे अनुनाद कहो। यह विकास का साइड इफेक्ट है। इंसान जितना ईश्वर स्तर के पास पहुंचेगा, उतना ही वो पूरी नस्ल के अवचेतन को छुएगा। चेतना की तरंगें सिर्फ विचार नहीं फैलाती, कभी कभी अराजकता भी फैलाती है। उन्होंने हाथ फैलाए। तुम सब जानते हो कि ईथर क्या है। इंसान का मूल भी ईथर का टुकड़ा है। हम सब एक ही संपूर्ण का हिस्सा है, तो समानता का होना स्वाभाविक है। झांग ई को यह पूरा विचार अजीब लगा, लेकिन लगा सही है। क्या ऐसा इसलिए है कि पूरी मानवता आने वाले संकट को महसूस कर रही है, इसलिए जबरदस्ती विकसित हो रही है? फिर उन्होंने हंसकर कंधे उचकाए। जो भी हो, अगर हमारी 6 पीढ़ियां इससे ताकतवर हो रही हैं, तो ये अच्छी बात है। आखिर देश आपस में लड़ते हैं, नस्लें नहीं मिटाते। लेकिन जब दुश्मन दूसरी मानव नस्ल बन जाए, तो वो युद्ध सहार का हो सकता है। बाहरी दुनिया बदल गई है
और झांग ई खुद भी। उन्होंने अभी ड्रैगन क्लान जाने का इरादा नहीं किया। एक दिन आराम करके वे सीधा अपने विशाल भूमिगत अभ्यास कक्ष में बंद हो गए। उन्होंने लिंग को भी अल्टरनेट आयाम से निकालकर मार्गदर्शन के लिए रखा। इस बार की प्राप्ति सिर्फ संसाधन और शक्ति नहीं थी, वे इन्हें अपने अंदर मिलाकर अपनी किस्मत खुद संभालना चाहते थे। उत्तर यूरोप, बिटिगांग। हिमयुग के बाद से ही ये जगह हमेशा ठंडी और वीरान माहौल में रही है। पवित्र होलीसी का मुख्यालय भी सफेद रंग के कारण बेहद ठंडा और कठोर लगता था। भले ही सम्राट लोग भारतवासियों की तरह कठोर साधना नहीं करते थे, फिर भी ईश्वर पूजा उनकी परंपरा थी। ऊपरी तौर पर वे विलासिता में डूबे नहीं लगे, लेकिन बिशप, पादरी और नाइट्स टेम्पलर के कमरों में आरामदायक हीटर और फायरप्लेस लगे थे। भारी बर्फ गिर रही थी। इसी बीच एक लाल चोगा पहने व्यक्ति सेंट पीटर बेसिलिका की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ये थे 4 अश्वारोहियों के नेता, डेथ नाइट कार्डिनल अर्नोल्ड ओरीब, कोड नेम माइकल। उन्होंने मोटी बाइबल हाथ में पकड़ रखी थी और गंभीर कदमों से आगे बढ़े। सीढ़ियों के नीचे पहुंचकर झुककर बोले, आपकी महिमा, सिस्टर लाइबनिट्ज चांद से लौट आई है। वो और फादर ओरियन ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। मेरे पास अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे मुझे आपको व्यक्तिगत रूप से बताना है। बात खत्म होते ही उनके हाथ की पवित्र बाइबल अचानक कांपी और उसमें से एक सफेद पारदर्शी आत्मा निकलकर बगल में उतर आई। ये थी महामारी की योद्धा सिस्टर लाइबनिट्ज की आत्मा। उस समय लाइबनिट्ज और ओरियन को झांगी और उसकी टीम ने घेर लिया था। स्थिति इतनी गंभीर थी कि वे स्पेस ट्रांसफर नहीं कर सके, इसलिए ओरियन ने खुद को बलिदान कर दिया। मना विधि से लाइबनिट्ज का शरीर छोड़कर सिर्फ उसकी आत्मा भेज दी। आत्मा, यादों और ईथर का संगम, एक उच्च आयामी अस्तित्व, इसलिए वो स्थान और समय की सीमा से परे जाकर भी बाइटिगांग के निर्देशांकों पर लौट सकती थी। लाइबनिट्ज चर्च के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। आपकी महिमा, फादर ओरियन युद्ध में विरगति को प्राप्त हुए। हत्यारे थे हुआक्सू साम्राज्य के कैओस, ब्रिटानिया के राउंड टेबल नाइट्स, कूटन साम्राज्य के सलादीन और कोलंबिया की नेचुरल साइंस सोसाइटी। कठिन परिस्थितियों और घेराबंदी के बावजूद हमने आपका मिशन पूरी तरह पूरा कर दिया। चैप्टर 2444 100 बंदरों का प्रभाव 2। बहन लाइबनिट्ज की लाई हुई खबर ने पूरे चर्च में हलचल मचा दी थी। जब उसकी आत्मा को चर्च में वापस लाया गया तो आसपास के ईसाई स्तब्ध और बेचैन हो गए। वो नन जिसने अपना पूरा जीवन मठ को समर्पित कर दिया था, अब आत्मा के रूप में प्रकट हो रही है। इसका मतलब था कि उसका भौतिक शरीर पूरी तरह नष्ट हो चुका है। पोप के महल के अंदर कार्डिनल आर्नोल्ड ओलेब लाइबनिट्ज की आत्मा को साथ लेकर सीढ़ियों तक पहुंचे और पोप अलेक्जेंडर 10वें से भेंट का अनुरोध किया। लगभग सभी लोग इस पूर्व पादरी के दुखद अंत पर दुखी थे। जब उसकी आत्मा पोप के सामने दिखाई दी तो उस पल की शांति और गंभीरता ने पूरे चर्च को और भी अधिक पवित्र बना दिया। लेकिन जब सभी को लगा कि पोप तुरंत कोई कदम उठाएंगे तो वे चर्च से बाहर ही नहीं आए। ओलेब और लाइबनिट्ज बहुत देर तक इंतजार करते रहे। तब जाकर अंधेरे द्वार से एक सफेद चोगा पहने व्यक्ति बाहर आया। वो ऊंची सीढ़ियों पर चुपचाप खड़ा रहा और अपने सामने खड़े 2 एपोक्लिप्स नाइट्स की ओर नीचे देखते हुए। वो पोप नहीं थे, वो सुनहरे बालों वाला लड़का जॉर्ज हिगिंस था जो हमेशा पोप के पास खड़ा रहता था। मेरे बच्चों, तुमने बहुत अच्छा किया है। उसकी आवाज ठंडी थी, नजरें बर्फ जैसी, और उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा गहराई और अनुभव झलक रहा था। आर्नोल्ड ओलेब एक पल के लिए रुक गए। उनकी आंखों में हल्की हैरानी थी। मेरे बच्चे, ये उन्हें थोड़ा हास्यास्पद लगा। हिगिंस तो सिर्फ 16 साल का था और कई सालों से अलेक्जेंडर 10वें का प्रिय शिष्य। लेकिन चाहे पोप उसे कितना भी महत्व देते हों,
फिर भी उसे दो सम्मानित एपोक्लिप्स नाइट्स से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम आखिर हो कौन? ओलेब ने गंभीर स्वर में पूछा। हिगिंस ने भावहीन आवाज में कहा, अलेक्जेंडर 10वें की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनते ही सेंट पीटर स्क्वायर में सनसनी फैल गई। पोप मर चुके हैं। पवित्र आसमान ही ढह गया। लोग अभी सदमे से उबरे भी नहीं थे कि हिगिंस ने दूसरी बात कही, आज से मैं नया पोप हूं। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। एक पवित्र प्रकाश उसकी हथेली से फैला और सबके सामने एक प्राचीन पुस्तक के रूप में बदल गया। उसके पन्ने फटे पुराने थे, जैसे किसी बहुत पुराने समय की धूल से उठाई गई हो, लेकिन उसकी जर्जरता भी उसकी पवित्रता को छिपा नहीं पा रही थी, बल्कि उसमें समय की गहराई का एहसास था। ये तो मौलिक बुक ऑफ रिवेलेशन है। ओलेब और लाइबनिट्ज चौंक पड़े। बुक ऑफ रिवेलेशन पोप की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है, जिसे केवल पोप ही नियंत्रित कर सकता है। इसे किसी को भी सौंपा जा सकता है, पर वापस लेने की शक्ति सिर्फ पोप के पास रहती है। ये किताब हजारों वर्षों की पवित्र विरासत और अपार शक्ति का केंद्र है। केवल सबसे श्रद्धालु भक्त ही इसे साध सकते हैं। लेकिन ये किताब अब हिगिंस के हाथों में थी। इसका मतलब यह था कि हिगिंस को एपोक्लिप्स की स्वीकृति मिल चुकी है। यह सत्ता का साधारण हड़पना नहीं था, यह दैवीय अधिकार था। वो युवा, खूबसूरत लड़का अब सीधे सीधे कह रहा था कि वो पोप का उत्तराधिकारी है। पूरा स्थान कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया, मानो सबके लिए यह बदलाव समझ पाना मुश्किल था। जॉर्ज का व्यक्तित्व किसी युवा जैसा नहीं था। उससे एक अजीब, गहरी, प्राचीन ऊर्जा निकल रही थी। तुम, आर्नोल्ड कुछ कहना चाहते थे, मगर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। जॉर्ज हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक ऐसा रहस्य था जिसे कोई और समझ नहीं पा सका। ओलेब की आंखें अचानक फैल गई। वो हिगिंस की आंखों में देख रहे थे, जहां उम्र से परे एक पुरानी आत्मा की झलक थी। आपको प्रणाम, महामहिम पोप। ओलेब, जो अगले पोप बनने के मुख्य दावेदार थे, तुरंत सिर झुकाकर खड़े हो गए। लाइबनिट्ज ने भी समझते हुए सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। जब एपोक्लिप्स नाइट्स ने उसका समर्थन कर दिया, बाकी लोग भले ही संदेह में थे, लेकिन वे भी झुककर उसकी सत्ता को स्वीकार कर चुके थे। आज से मैं पोप का पद संभालता हूं। तुम मुझे सेंट पीटर द्वितीय कह सकते हो। आज का बैटिगन पहले वाला बैटिगन नहीं रहा, जॉर्ज ने शांत स्वर में कहा, मानो उसे पहले से सब पता हो। लाइबनिट्ज की मृत्यु और उसकी आत्मा का प्रकट होना बताता है कि हम एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं और चर्च को भविष्य में ले जाने वाला मैं हूं। उसकी मौजूदगी ने पूरे हाल को स्तब्ध कर दिया। हालांकि वो देखने में युवा था, लेकिन उसकी आंखें और दृढ़ता उसे बहुत बड़ा और अनुभवी दिखा रही थी। नई पापसी, लाइबनिट्ज की त्रासदी और हिगिंस का अचानक उभार, सब मिलकर बैटिगन को गहरे उथल पुथल में धकेल रहे थे। सेंट पीटर्स बेसिलिका के अंदर सोने और रत्नों से बने सिंहासन पर एक समय के शक्तिशाली 120 साल पुराने अलेक्जेंडर 10वें अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। हिगिंस ने आसमान की ओर देखा। दिन था, लेकिन उसे हल्का सा चांद का फीका साया दिख रहा था। मैमन, सामाइल, अब 5 और बचे हैं। तियानहाई सिटी के तियानहाई फोर्ट्रेस की प्रशिक्षण कक्ष। ज्यांगी गहरी साधना में बंद थे। उन्होंने लुनारियंस और सामाइल से मिली शक्ति को अपने भीतर समाहित किया, क्योंकि अब आने वाला तूफान और भी भयानक होने वाला था। इन दिनों हर कोई चुपचाप अपनी योजनाएं बना रहा था। दुनिया अब शांत नहीं रही थी। हर किसी के लक्ष्य और काम अलग थे, और रिश्ते धीरे धीरे उलझते और जटिल होते जा रहे थे। ज्यांग ही जानते थे कि चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों न हो जाए, किस्मत की चुनौतियां हमेशा किसी नए रूप में सामने आती रहती है। 3 दिनों की साधना में ज्यांग यी ब्लैक मून प्रीस्ट की ध्यान विधि में पूरी तरह डूब चुके थे।
ये ध्यान तकनीक किसी भी साधना पद्धति से बिल्कुल अलग थी। इसने उन्हें असाधारण प्रेरणा और नई समझ दी। वांग यांगमिंग के मन के दर्शन की तुलना में यह ध्यान और भी गहरा था, मानो मन और ब्रह्मांड के नियमों का खजाना। ध्यान का मुख्य सिद्धांत बिल्कुल वही था, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यह छोटा सा दर्शन उनके मन में बहुत देर तक गूंजता रहा। ध्यान केवल चिंतन नहीं, बल्कि उससे भी गहरी अनुभूति और समझ है। ज्यांग यी ने महसूस किया कि सुपर पावर सिर्फ ताकत नहीं है, ये मन की शक्ति है। मन और ब्रह्मांड का अदृश्य संबंध। चैप्टर 2400 बंदरों का प्रभाव 3। जब वो शांत मन से ब्रह्मांड के नियमों को महसूस करता है, तो वो अपने विचारों के माध्यम से ब्रह्मांड से संवाद कर सकता है, और इसी संवाद के जरिए वो पदार्थ के गुणों को बदलने की क्षमता प्राप्त करता है। यही शक्ति आगे चलकर असाधारण क्षमताओं में बदल जाती है। धीरे धीरे ज्यांग यी ने ध्यान को अपनी साधना का हिस्सा बना लिया। हर बार ध्यान में बैठना मानो एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा होती थी। धीरे धीरे वो अपने भीतर एक नई, पहले कभी न महसूस हुई शक्ति के जागने का एहसास करने लगा। ये शक्ति ब्रह्मांड की गहराइयों से उठती थी, मानो दुनिया के हर धूल कण की हलचल तक को महसूस कर सकती हो। तभी उसे समझ आया कि सुपर पावर सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि मन और ब्रह्मांड की संगति है, और ब्रह्मांड के नियमों को समझकर मिलने वाली अनंत संभावनाएं हैं। प्राचीन हुआशु राज्य में इसे दाओ कहा जाता था। सीधी भाषा में कहें तो जैसे किसी गेम में एनपीसी खुद गेम का कोड पढ़ना सीख ले और कोड समझते ही गेम के सारे छेद ढूंढकर उन्हें प्रयोग करने लगे। कम प्रयास में सबसे बड़ा परिणाम। इन 3 दिनों में वो अपनी शक्ति के स्रोत को खुद ही अवशोषित करता रहा। अगर किसी बात में जरा भी उलझन होती तो सीधे लिंग से पूछ लेता। लिंग वैसी ही है, जब तक तुम पूछो नहीं वो कुछ नहीं कहती, लेकिन पूछो तो वह ब्रह्मांड की चलती फिरती विश्वकोश बन जाती है। ज्यांग यी के हर सवाल का जवाब उसके पास था, इसलिए एक के बाद एक सारी रुकावटें टूटती चली गई। पिछले 4 सालों में जहां सुपर पावर बढ़ाना जंगली जानवर की तरह निगलने जैसा था, अंधाधुंध मेहनत, अंधी टक्कर, अब उसके हाथ में किताबें थी, सिद्धांत थे, दिशा थी। ये 3 दिन सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति नहीं थे, बल्कि शक्ति का भारी उछाल थे। उसके शरीर में जमा सुपर पावर उमड़ने लगे। आत्मा की गहराई में छिपी शक्ति बाहर आने लगी। उसे पता था वो एक नए स्तर में प्रवेश कर चुका है। ध्यान के साथ साथ उसका सुपर पावर इंडेक्स क्रूर जानवर की तरह उछला 50,000 से पार, और वो नाइट स्तर में प्रवेश कर गया। ये उन्नति केवल शक्ति की नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों की समझ का भी विस्तार था। उसकी आत्मा एक ऐसी गहराई को छू चुकी थी जिसका उसने पहले सिर्फ अनुमान लगाया था। 3 दिन बाद ज्यांग यी ने आंखें खोली। उसकी नजरें और भी गहरी थी, और उनमें एक अटूट संकल्प चमक रहा था। वो नया सुपर पावर उपयोग करता नहीं रहा। वो अब अपनी किस्मत को मोड़ देने लायक शक्ति वाला इंसान था। काला दलदल और नई शक्ति। विशाल प्रशिक्षण कक्ष में वो आराम से लेटा था। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। बस एक रोशनी की किरण उसके ऊपर पड़ रही थी। वो ठंडी जमीन पर पसरा था, और तभी उसके पीछे की फ्लोर पिघलने लगी। वो एक विशाल गोलाकार काले दलदल में बदल गई। एक काली, चिपचिपी, प्रकाश को भी निगलने वाली ऊर्जा उस गहराई से उठकर ज्यांग यी को पूरी तरह ढकने लगी। लिंग की आंखें हल्के से चमकी। इस ब्रह्मांड की आदिम शक्तियां, हालांकि सब सुपर ह्यूमन है, लेकिन ज्यांग यी की ऊर्जा बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी। इस ब्रह्मांड की बुनियादी शक्तियां, धरा, जल, अग्नि, वायु, धातु, लकड़ी, सारी शक्तियां इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन ज्यांग यी की शक्ति कगागो की शक्ति से भी परे, एक अलग ही रूप थी। एक चर,
एक अपवाद। एथर की दुनिया, जियांग यी का उन्नति बेहद सहज था, मानो गर्म पानी के झरने में डूबा हो। उसने आंखें बंद की और एथर की दुनिया में प्रवेश किया। वहां विशाल आध्यात्मिक समुद्र के बीच लिंग खड़ी थी, सिर्फ एक विचार बुलाने भर से प्रकट। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हो रहा है? जियांग यी ने सीधे पूछा। ऊंचे आयाम की चेतना सब जानती है, सब देखती है। मैंने सब देखा, लिंग ने शांत स्वर में कहा। काफी दिलचस्प है। तुम्हारा विकास प्रजातियों के भविष्य की नई संभावना दिखाता है। क्या तुम मुझे रोकोगी नहीं? जियांग यी ने मुस्कुराते हुए पूछा और उसके चेहरे में कुछ पढ़ने की कोशिश की। लिंग बस मुस्कुराई। तुम भूल रहे हो जियांग यी, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारी मालिक भी नहीं हूं। मैं तुम हूं और तुम मैं हो। तुम, मैं और भौतिक दुनिया की सारी चेतनाएं, सब एथर ही है। तुम भी सृष्टिकर्ता हो। यह सुनकर जियांग यी भीतर तक हिल गया। जैसे तुम गेम खेलते हो, तुम गेम के पात्रों में डूब जाते हो, लेकिन असल में तुम गेम का हिस्सा नहीं हो। तुम वही हो जो गेम के बाहर मौजूद है। सैकड़ों, हजारों पात्र, सब तुम्हारी ही अभिव्यक्तियां हैं। जियांग यी ने गहरी सांस ली। अगर मेरा गेम कैरेक्टर जाग जाए तो वो तुम्हारी स्वतंत्रता है और मेरी भी स्वतंत्रता है, लिंग ने हौले से कहा। वो सफेद रोशनी से बने हाथ फैलाकर बोली। जो चाहो करो, यही तो मजा है, नहीं? अगर असफल हो भी जाओ, अगर डेथ एंड आ भी जाए, तो भी तुम एथर में लौट आओगे और फिर हमारे साथ एक हो जाओगे। बाहर की दुनिया। जियांग यी जब बाहर निकले तो यांग शिनशिन और झो केर दरवाजे पर हमेशा की तरह इंतजार कर रहे थे। झो केर की आंखों में हल्की चिंता थी। वो जानती थी कि पिछले कुछ दिन साधारण नहीं थे। जैसे ही वो बाहर आए, झो केर मुस्कुराई। कर लिया? वो तुरंत पास आई और यांग सिया ने उनका पसंदीदा हॉट कॉफी मिल्क टी पकड़ाया। पहले जियांग यी भोजन को लेकर बहुत सख्त थे, क्योंकि लड़ाई के लिए शरीर को हमेशा तैयार रखना पड़ता था। लेकिन झो केर के इप्सिलॉन स्तर तक पहुंचने के बाद ये चिंता खत्म हो गई। वो सीधे सीधे जियांग यी के शरीर को उसकी सर्वोत्तम संभावित अवस्था में ले जा सकती थी। फिर भी मार्शल आर्ट्स की फील बनाए रखना जरूरी था। जियांग यी ने सिर हिलाया। हां, मैं अभी नाइट स्तर में पहुंच गया हूं। फिर उसने पूछा कि बाहर कोई बड़ी घटना हुई हो क्या? यांग शिनशिन ने जवाब दिया। ब्रायन और प्रोफेसर दा विंची कोलंबिया लौट गए। उनकी छुट्टियां खत्म हो गई और उन्हें नेचुरल साइंस एसोसिएशन में फिर से काम पर जाना था। फिर उसने थोड़ी देर रुककर कहा, और एक बड़ी खबर, अलेक्जेंडर 10वें की मौत हो गई। जियांग यी चौंक गया। पोप मर गया? दुनिया के सबसे श्रद्धालु संगठन का नेता, दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक। जियांग यी तो सोच रहा था कि साधना के बाद वो अलग अलग देशों को साथ मिलाकर पोप से चांद वाली घटना पर सफाई मांगेगा। लेकिन अब तो हालात और उलझ गए थे। यांग शिनशिन ने आगे कहा, तुम्हारे बंद रहने के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की संयुक्त सरकार ने बाइडिगो पार्टी से चांद वाली घटना पर जवाब मांगा है। लेकिन फादर ओरियन जो इसमें शामिल थे, वो मर चुके हैं। सिस्टर लेबनिज भी मर चुकी है और यहां तक कि पोप भी मर चुके हैं। उन्होंने सारी जिम्मेदारी मरे हुए लोगों पर डाल दी है, इसलिए अब और पीछा करना ठीक नहीं होगा। झांग यी ने अपनी कंपटी मलते हुए कहा, जुनजिंग चर्च के नियमों के अनुसार नया पोप कार्डिनल अर्नोल्ड ओलेव होना चाहिए। नहीं, यांग शिनशिन ने सिर हिलाया। ये तो कोई और ही नाम है जिसे मैंने कभी नहीं सुना। एक 16 साल का लड़का, जॉर्ज हिगिंस। झांग यी की भौहें सिकुड़ गई। उसे हल्का सा एहसास हुआ कि होली सी कुछ बड़ा प्लान कर रही है। कोएलिशन गवर्नमेंट को बैटिगन से इस बारे में बात करने दो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें वहां से ज्यादा फायदा मिलेगा। मौत के बाद हिसाब वही खत्म हो जाता है
और आगे बहस करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए झांग यी का इस पर और समय खर्च करने का इरादा नहीं था। अब हमें ग्वान लोंग्युए से मिलना चाहिए। झो कर और यांग सिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में खुशी की चमक उभर आई। अब झांग यी की शक्ति झेंगलो यानी अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर के स्तर तक पहुंच चुकी थी, जिसे वो पहले सिर्फ दूर से देख सकती थी। इसका मतलब यह भी है कि तियानहाई सिटी के लोग अब कई ताकतवर अंडरग्राउंड सभ्यताओं का सामना करने की क्षमता रखते हैं। ड्रूकर्स की कॉस्मिक लेवल ओवरपावर क्षमता को छोड़ भी दें, तब भी वे अब अपोकलिप्स में खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत बढ़िया, झोकर उत्साहित होकर बोली। यांग सिया ने भी खुशी से कहा, सबको ये गुड न्यूज सुनकर बहुत खुशी होगी। वो टीम के लोगों की बात कर रही थी। ये जानकारी अभी गोपनीय है और आम जनता तक नहीं जाएगी। क्यों? जाहिर है, ये झांग यी की पुरानी आदत है। यांग शिनशिन आगे आई और झांग यी को ऐसे देखने लगी जैसे कोई बेहतरीन खजाना देख रही हो। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। भाई झांग यी, चलो शेंगजिंग चलते हैं। मैंने पहले ही ग्वान लोंग्युए को बता दिया है, हम सीधे वही जा सकते हैं। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।